हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। झूठी प्रेग्नेंट भाभी। अरे कुलक्षणी, तू वापस आ गई। और ये क्या, अपने पूरे परिवार को लाई है? अरे इनके आने से क्या मैं तुझे घर में रख लूंगी। समधन जी, ये क्या कह रही हैं आप? देखिए, हमें दुख है कि आपने अपने बेटे को खोया, लेकिन इन सब में मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है, तो आप उसको ससुराल से कैसे निकाल सकती हैं? अरे क्यों ना निकालू ऐसी कुलटा को, मेरे बेटे को खा गई। शादी को इतने साल हो गए, मेरे घर को वारिस ना दे सकी, साथ ही साथ मेरे बेटे को भी खा गई। लेकिन माँ जी, मैं और नवीन जी तो घूमने गए थे, वहां हम जंगल की सैर करने गए थे। अचानक ही हमारे ऊपर एक जंगली जानवर ने हमला कर दिया। उन्होंने मुझे भाग जाने को कहा और खुद फंस गए। जब मैं कुछ देर बाद कुछ लोगों के साथ वहां पहुंची तो वहां बस खून ही खून था, उनकी तो बॉडी भी नहीं मिली। तो अब इन सब में मेरा क्या कसूर? और हाँ, अगर आपने मेरी बेटी को घर से निकाला तो हमें मजबूरन पुलिस बुलानी पड़ेगी। अच्छा, तो पुलिस की धमकी देते हो? वो ये सब बातें कर ही रहे थे कि अचानक रागिनी को चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं गिर जाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है। रागिनी माँ बनने वाली है और ऐसी हालत में इतना स्ट्रेस इसके और बच्चे के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। क्या भाभी माँ बनने वाली है? अरे ये कैसे हो सकता है? क्या मेरे नवीन का बच्चा? अगर आज वो जिंदा होता तो कितना खुश होता। भगवान, तूने मुझे ये खुशी पहले क्यों नहीं दी? जब उर्मिला ये खबर सुनती है तो उसका मन पिघल जाता है। आखिर इसकी कोख में मेरे बेटे की संतान है और अब वही मेरे जीवन की आखिरी उम्मीद है। अब रागिनी को अपने ससुराल में दोबारा एंट्री मिल गई। उसके ससुराल में उसकी दो नंदे थीं, पारुल और रिया। वो दोनों अपनी भाभी की खूब देखभाल करने लगी, क्योंकि उनकी भाभी के पेट में उनके भाई का बच्चा जो पल रहा था, इसलिए अब घर का सारा काम वही दोनों करती। ऐसे कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन बाद नवीन के नाम पर जो बीमा था उसके पेपर्स भी घर आते हैं, जो कि रागिनी के बच्चे के नाम होते हैं। ये देखकर उसकी ननद पारुल बोलती है, मतलब भैया को पता था शायद कि आप माँ बनने वाली हो, तभी तो उन्होंने अपनी बीमा पॉलिसी में अपने बच्चे को नॉमिनी बनाया। शायद। हाँ दीदी, वो जब हम घूमने गए थे तो मेरी वहां पर तबीयत खराब होने पर नवीन जी ने डॉक्टर को बुलाया था, लेकिन मुझे उन्होंने कुछ बताया नहीं था। कह रहे थे सरप्राइज है तुम्हारे लिए, लेकिन उस सरप्राइज के सामने आने से पहले ही कोई नहीं बहू, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तू और तेरा बच्चा इस घर में हंसते खेलते रहे। मैं जल्दी ही ये घर भी अपने होने वाले पोते या पोती के नाम कर दूंगी। लगता है माँ ने सच में भाभी को माफ कर दिया है। चलो ये तो अच्छा है, इस बच्चे के आने से एक टूटा परिवार जुड़ रहा है। दोनों नंदे और सास उसकी खूब देखभाल करने लगी। ऐसे ही समय बीता और अब रागिनी की प्रेगनेंसी को लगभग 8 महीने हो चुके थे। और एक रात जब सब अपने कमरे में सो रहे थे, तब प्यास के चलते आधी रात को पारुल की नींद खुली और जब वो पानी पीने बाहर जाती है तो अपनी भाभी के कमरे की लाइट्स ऑन देखकर बोलती है, इस समय भाभी के कमरे की लाइट ऑन है, कहीं उनको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, देख कर आती हूँ। पारुल जैसे ही रागिनी के कमरे में जाने लगती है तो उससे पहले वो खिड़की से देखती है कि रागिनी अपने पेट से पिलो को निकालते हुए बोलती है, ये दिन भर इस पिलो को लगाए रखना कितना मुश्किल है, लेकिन रागिनी मैडम, कुछ पाने के लिए इतना सब कुछ तो झेलना ही पड़ेगा। खैर, जल्दी मुझे इस झूठी प्रेगनेंसी से छुटकारा मिल जाएगा। शुक्र है पास वाली डॉक्टर मेरी पहचान वाली थी, उसने मेरे कहने से झूठ बोल दिया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सब देखकर रागिनी के होश उड़ जाते हैं। अपनी भाभी की झूठी प्रेगनेंसी का सच देखकर वो खुद से बोलती है, ये भाभी ने क्या किया? इतना बड़ा झूठ, ये माँ नहीं बनने वाली। हे भगवान, आखिर क्यों बोला इन्होंने ये झूठ? और सिर्फ एक यही झूठ है कि कुछ और भी है? कहीं भाई के साथ इन्होंने कुछ किया तो नहीं ना? पारुल, तुझे पता लगाना पड़ेगा अपनी इस झूठी भाभी की झूठी प्रेगनेंसी का सच आखिर है क्या। कुछ दिनों में उर्मिला रागिनी की गोद भराई रखवाती है, जिसमें पूरा मोहल्ला आता है। रागिनी सज धज कर सबके सामने आती है और अपनी जगह पर आकर बैठ जाती है। अपनी बहू की बलाएं लेते हुए उर्मिला बोलती है, मेरी बहू की गोद भराई है, इसकी नजर उतारो, मेरी बहू और उसके बच्चे को नजर न लग जाए। तभी पारुल बोलती है, झूठ को किसी की नजर नहीं लगती माँ। सभी लोग पारुल की तरफ देखने लगते हैं, जो कि नवीन के साथ खड़ी होती है। नवीन को जिंदा देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। अपने बेटे को जिंदा देखकर
उर्मिला उसके पास भागते हुए जाती है और उसे गले लगाकर बोलती है, मेरा बेटा जिंदा है, तू जिंदा है बेटे। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरी बहू की गोद भराई के दिन मेरा बेटा वापस आ गया। जिस बहू की गोद भराई का आप जश्न मना रही हो माँ, उसी बहू ने आपके बेटे को जीते ही जी मार दिया और अब यहाँ सबके सामने अपनी झूठी प्रेगनेंसी लेकर बैठी है। झूठी प्रेगनेंसी? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये माँ कि हम दोनों घूमने गए थे, वहाँ इसने एक छोटी सी बात के लिए मुझसे झगड़ा किया और फिर एक गुलदस्ता सीधा मेरे सर पर मार दिया और मुझे बेहोश कर दिया। कुछ देर बाद जब मुझे होश आया तो उसने मुझे रस्सियों से बांधा हुआ था और मेरी आंखें खोलते ही बोली, जान, तुमको मुझे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था। अब देखना मेरा गुस्सा तुमको जीते जी मार देगा। वैसे भी मैं थक गई थी ये अच्छी बीवी बनकर। क्या मतलब है तुम्हारा? खोलो मेरे हाथ। अब मैं वापस घर जाकर कहूंगी तुमको किसी जंगली जानवर ने खा लिया। कुछ खून की बूंदों से ये साबित हो जाएगा कि तुम मर गए और फिर सब कुछ मेरे नाम हो जाएगा। ये खेल रचा इसने और बीच में ये बीमा के पेपर लेकर आई थी मुझसे सिग्नेचर करवाने, जिसमें लिखा था मेरे मरने के बाद बीमा के पैसे मेरे बच्चे को मिलेंगे, ताकि आप सबको ये विश्वास हो जाए कि इसकी प्रेगनेंसी असली है। असल में एक बच्चा गोद लेकर इसको इस घर का वारिस बनाकर सब हथियाना चाहती थी। इतना बड़ा झूठ! तू सच में कुलनाशिनी है। क्या कुछ नहीं किया हमने आपके लिए? हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी भाभी। उसका सच सामने आते ही पारुल पुलिस को बुलाकर रागिनी को उनके हवाले कर देती है, लेकिन उसके इतने बड़े झूठ से सबका दिल टूट चुका था। इसे अलमारी में छुपा देती हूँ। नहीं, कहीं दम घुटने से मर गई तो। बाथरूम में नहीं, सोफे के पीछे। हाँ, वहाँ ठीक रहेगा, वहीं छुपा देती हूँ। उसने उस बच्ची को सोफे के पीछे छुपा दिया, लेकिन कुछ देर बाद, अरे चुप हो जा मेरी माँ, नहीं तो मेरी माँ जाग जाएगी और उन्हें ये सच पता चल गया ना तो मेरी जान ही ले लेंगी। नहीं, इसे यहाँ घर में रखना ठीक नहीं है। तभी आरुषि की नजर खिड़की से आंगन में बनी गौशाला पर गई। उसने बिना सोचे समझे बच्ची को उठाया और वहाँ ले गई। आखिर ऐसा क्या हुआ था उसके साथ जो वो उस बच्ची को छुपते छुपाते फिर रही थी? ये जानने के लिए हमें चलना होगा इस कहानी की शुरुआत में। आरुषि के माता पिता बड़े सख्त थे। वो समय पर उठना, स्कूल जाना, पढ़ाई करना और हर बात में अनुशासन रखने वाले थे, मानो जैसे उनके प्यार की जगह नियमों ने ले रखी हो। वो अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, इसलिए उन्हें उससे काफी उम्मीदें थी। ऐसे ही एक रोज, आरुषि टीवी क्यों देख रही हो? बंद करो इसे और अपनी पढ़ाई पूरी करो। अभी मेहनत करेगी तो आगे जीवन आसान हो जाएगा। जी पापा। आरुषि ने टीवी बंद किया और पढ़ने बैठ गई। उसकी माँ भी अक्सर उसे पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहती। आरुषि का परिवार एक मिडिल क्लास परिवार था जो फिरोजाबाद में रहता था। उनके पास राधा नाम की एक गाय भी थी। आरुषि पढ़ाई में काफी अच्छी थी। उसकी क्लास के बच्चे लंच में प्लेग्राउंड में खेलने जाते, लेकिन आरुषि खामोशी के साथ अपनी क्लास की खिड़की से उन्हें देखती रहती। वो क्लास में भी उदास रहती, किसी से ज्यादा बात नहीं करती, जिस कारण उसका कोई भी दोस्त बनना पसंद नहीं करता। आरुषि को सिर्फ दो ही चीजों से प्यार था, एक उसकी गाय राधा और दूसरा मंदिर में जाकर भोलेनाथ के दर्शन करना। राधा, ये क्या, तूने ये चारा क्यों नहीं खाया? अच्छा, तू ऐसे नहीं मानेगी। आरुषि ने उसे अपने हाथों से प्यार से सहलाया और चारा खिलाने लगी। तब राधा ने चारा खाया और आरुषि को चाटने लगी। अरे बस बस, अब मेरा पूरा मुंह चाटेगी क्या? आज के लिए इतना प्यार बहुत है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मंदिर भी जाना है। आरुषि वहाँ से जाने के बाद सीधा मंदिर गई। हे भोलेनाथ, मैं राधा और आपके पास आकर अपने सब दुख दर्द भूल जाती हूँ। हमेशा मेरे साथ रहना भोलेनाथ। भगवान के दर्शन करने के बाद आरुषि स्कूल चली गई। ऐसे ही समय बीता। फिर एक रोज, आरुषि क्या है ये सब? तुमने स्कूल से आते ही अपने स्कूल बैग, जूते सब यहाँ वहाँ फैला दिए। जल्दी से ये सब समेटो और खाना खाने आ जाओ। थकी हारी आरुषि स्कूल से आते ही माँ के गले लगना चाहती थी, लेकिन माँ ने तो उसे पाठ पढ़ा दिया। उदास होकर वो सब समेटने लगी। फिर खाना खाकर अपने कमरे में चली गई और पढ़ाई करने लगी। आज पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मंदिर होकर आती हूँ। आरुषि मंदिर चली गई। वहाँ प्रार्थना करते हुए उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। अरे, ये तो किसी बच्चे की आवाज है, लेकिन ये आवाज आ कहाँ से रही है? वो मूर्ति के पीछे मंदिर के अंदर हर तरफ देखने लगी। फिर उसने मंदिर के पीछे देखा तो झाड़ियों में एक नवजात बच्ची पड़ी हुई थी। इतनी छोटी बच्ची यहाँ कैसे आई? इसका चेहरा तो कितना मासूम है, लेकिन इसके मम्मी पापा कहाँ हैं? आरुषि ने मंदिर में हर तरफ उसके माँ बाप को ढूंढा, लेकिन उसे उसका कोई पता नहीं मिला। इसे मैं अकेले यहाँ नहीं छोड़ सकती। ये कितनी मासूम है, इसे कुछ हो गया तो? आरुषि ने उस बच्ची को अपने स्कार्फ से ढका और चुपके से अपने साथ छुपते छुपाते घर ले आई।
और उसे अपने कमरे में मेज के नीचे छुपा दिया। तभी उसकी माँ आ जाती है। आरुषि, ये ले, ये तेरा खाना। माँ, अभी भूख नहीं है, आप टेबल पर। नहीं, वहाँ नहीं, मुझे ही दे दो। क्या हुआ, तुझे पसीने क्यों आ रहे हैं? सब ठीक तो है ना? जी माँ, सब ठीक है, वो धूप में चलकर आई हूँ ना, इसलिए। ओह अच्छा, सुन, खाना खाकर पढ़ने बैठ जा, नहीं तो शाम को पापा आकर खूब गुस्सा करेंगे। अब मुझे नींद आ रही है, मैं आराम करने जा रही हूँ। उस वक्त माँ तो वहां से चली गई, लेकिन आरुषि की तो जैसे सांसें ही रुक गई थी। एक काम करती हूँ, इसे अलमारी में छुपा देती हूँ। नहीं, कहीं दम घुटने से कुछ हो गया तो। सोफे के पीछे, हाँ वहां ठीक रहेगा। उसने सोफे के पीछे उसे छुपा दिया, लेकिन कुछ देर बाद, अरे चुप हो जा मेरी माँ, नहीं तो मेरी माँ जाग जाएगी और उन्हें ये सच पता चल गया ना तो मेरी जान ले लेगी। नहीं, इसे यहाँ घर में रखना ठीक नहीं। तभी आरुषि की नजर खिड़की से आंगन में बनी गौशाला पर गई। उसने बिना सोचे समझे बच्ची को उठाया और वहां ले गई। राधा, ये देख, ये गुड़िया है, मुझे मंदिर में मिली है, मैं इसे यहीं छुपा देती हूँ। वैसे भी यहाँ घर वालों का आना कम ही होता है, मैं ही तो तुझे चारा डालने आती हूँ। अरे क्या हुआ, क्यों रो रही है? अच्छा, शायद तुझे भूख लगी है। आरुषि ने उसे वहां रखे भूसे पर लिटाया और खुद राधा के पास गई। राधा, इसे तुम्हारे दूध की जरूरत है। आरुषि ने अपना एक हाथ राधा के थन के नीचे लगा दिया और दूसरे से दूध निकालने लगी। फिर अपनी हथेली में भरे दूध को गुड़िया को पिलाने लगी। गुड़िया, अब तो यहीं रहना, मैं तुमसे मिलने आती रहूंगी। राधा, इसका ध्यान रखना। आरुषि खिड़की के रास्ते अपने कमरे में पहुंच गई और पढ़ाई करने लगी। अगले दिन, आरुषि, तेरा टिफिन रख दिया है, अब जल्दी से स्कूल जा, नहीं तो स्कूल का गेट बंद हो जाएगा। आरुषि जल्दी से स्कूल जाती है, लेकिन वहां भी उसका ध्यान गुड़िया की ओर ही था। अब उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता। कुछ ही देर में छुट्टी हो जाएगी, फिर मैं जल्दी से घर जाकर माँ के सोते गुड़िया के साथ खूब खेलूंगी। स्कूल की घंटी बजी तो आरुषि सबसे पहले बैग लेकर घर की ओर दौड़ी। जिस आरुषि का कभी घर जाने का मन नहीं करता था, जो सबसे आखिर में क्लास से निकलती थी, अब वो घर जाने पर कितनी खुश रहती थी, ये सब देख स्कूल के बच्चे भी हैरान थे। क्या बात है, आजकल ये दुखी आत्मा बड़ी चहकती रहती है, जैसे इसके हाथ कोई खजाना लग गया हो। हाँ यार, बड़ी खुश रहती है ये तो, और छुट्टी होने पर सबसे पहले घर भागती है। आरुषि का अब ये रोज का नियम हो गया था। वो स्कूल से घर आती और दिन में अपनी माँ के सोते ही गौशाला में गुड़िया के पास चली जाती। गुड़िया को जब भी भूख लगती, या तो आरुषि उसे राधा के थन से दूध निकाल कर पिला देती, या जब वो नहीं होती तो राधा खुद ही उसके पास जाकर उसे दूध पिला देती, जिससे राधा को भी गुड़िया से प्यार हो गया। वहीं अब पिछले कुछ दिनों से आरुषि काफी खुश रहने लगी थी। 2-3 दिन तक तो आरुषि स्कूल आई, लेकिन फिर वो स्कूल के नाम पर घर से तो निकल जाती, लेकिन पीछे की तरफ से गौशाला में जाकर छुप जाती और गुड़िया के साथ ही खेलती रहती। ये तो अच्छा हुआ कि माँ खुद कभी गौशाला नहीं आती घिन के मारे, और मुझे स्कूल जाने से पहले और आने के बाद राधा को चारा डालना होता है, नहीं तो अपनी चोरी कब की पकड़ी जाती। कुछ दिन पहले आरुषि के क्लास टेस्ट हुए, जिसमें उसके काफी कम नंबर आए, और अब पढ़ाई में भी वो काफी कमजोर हो गई। स्कूल की टीचर उसकी रिपोर्ट कार्ड लेकर खुद घर आ गई। हमें आरुषि से ये उम्मीद नहीं थी, ऊपर से पेपर के बाद इसने स्कूल आना भी बंद कर दिया है। पिछले कई दिनों से ये स्कूल भी नहीं आ रही है। क्या? लेकिन ये तो रोज स्कूल जाने के लिए घर से निकल जाती है। सच सच बता, कहाँ जाती थी तो? बोल, नहीं तो मार मार के तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। मदन आरुषि की पिटाई करने लगता है और आरुषि रोने लगती है। तभी उनका शोर सुनकर गौशाला से बच्चे की जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगती हैं। वो सभी उस तरफ जाते हैं जहाँ एक बच्ची लगातार रोई जा रही थी। आरुषि ने उसे रोते देखा तो उसे झट से उठाकर सीने से लगा लिया। अब समझा, ये पाप करने के लिए तो स्कूल से गायब रहती थी। सच सच बता, कौन है वो लड़का? किसका पाप है ये? इस लड़की ने तो बिरादरी में हमारी नाक कटवा दी। इसने तो हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। छी, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी आरुषि। आज से तुम्हें हमारे स्कूल से निकाला जाता है। अब से तुम्हें स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं। नहीं, आप सब गलत समझ रहे, ऐसे कुछ नहीं है। आप गलत समझ रहे, ये बच्ची तो मुझे मंदिर के पीछे की झाड़ियों से मिली थी। कैसे तेरी बातों का यकीन कर ले? माँ पापा, मैं भोलेनाथ की कसम खाकर कहती हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। तभी एक साधु वहाँ उस ओर से गुजर रहे थे। ये सब बातें सुनकर वो सो रहा है। अगर ये बच्ची इतना कह रही है तो एक बार उस मंदिर जाकर तुम्हें सच पता लगाना चाहिए। मेरा दिल कहता है ये झूठ नहीं बोल रही। उस साधु की बात मानकर वो सभी उस बच्ची को लेकर मंदिर चले गए, जहाँ पंडित जी को जाकर सारी बात बताई। क्या ये बच्ची वही है जो उस लड़की ने झाड़ियों में छोड़ी थी?
पंडित जी, आप इसकी माँ को जानते हैं? हाँ, इसकी माँ पिछले 20 दिन से अपनी बच्ची को ढूंढते हुए यहाँ आती है और 2-3 घंटे तक यहीं इसकी खोज में बैठी रहती। दरअसल वो एक कुंवारी माँ बन गई थी, जिसकी वजह से समाज के डर के कारण उसने इस बच्ची को मंदिर के पीछे की झाड़ियों में छोड़ दिया था। तभी उस बच्ची की माँ वहाँ आ जाती है। पंडित उसको सारी बात बताता है। वो उस बच्ची को गोद में लेकर अपने सीने से लगा लेती है। मेरी बच्ची, कहाँ थी तू? मुझे माफ कर दे। इस दुनिया के डर के मारे मैंने तुझे यहाँ छोड़ दिया। कुंवारी माँ बनना कितना दुख भरा होता है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। कि तभी राहुल यानी कि कोमल का बॉयफ्रेंड वहाँ आ जाता है। मुझे माफ कर दे कोमल, जो मैं तुझे यूँ छोड़कर चला गया। राहुल ने कोमल की मांग भरकर उसे पत्नी स्वीकार कर लिया। आरुषि ने भोलेनाथ की मूर्ति को देखकर धन्यवाद किया तो उसने ध्यान से देखा तो एक झलक उसे उसी साधु की दिखाई दी जो उनके घर आया था। वो बहुत खुश हुई। फिर उसकी मैडम ने उसके माता पिता को समझाया, देखिए मदन जी, बच्चों के ऊपर पढ़ाई को लेकर चिंता दिखाना सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन पर इतना प्रेशर डाल दो कि आपका प्यार उन्हें अनुशासन ही नजर आए। अगर आप घर पर ही बच्चे को वो प्यार दोगे तो उसे बाहर प्यार की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। आरुषि के माता पिता को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने आरुषि को समय और प्यार दोनों देना शुरू किया। आरुषि फिर से अपने स्कूल जाने लगी और अब उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।